हेलो एवरीवन, अ ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई एम पूजा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 10th ऑफ मई के करंट अफेयर्स के बारे में। आज के करंट अफेयर्स में ना ज़्यादा कोई नेशनल न्यूज़ है, ना कोई स्टेट न्यूज़ है, ना ज़्यादा कोई पर्सन न्यूज़ में है। आखिरकार आज हमें क्या डिस्कस करना है करंट अफेयर्स में? तो रिसेंटली कई सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी रिपोर्ट को रिवील किया है। उस रिपोर्ट का क्या स्टेटस है, इंडिया का क्या स्टेटस है, ये सारी बातें आज हमें करनी है। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा और एंड में एक क्वेश्चन ऑफ द डे भी होगा जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दे पाएंगे। क्लियर? इसके अलावा अभी ना यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की एक मीटिंग चल रही है और जब भी इनकी मीटिंग चलती है ना ये लोग कोई ना कोई रेजोल्यूशन तो पास करते ही हैं। तो रिसेंटली यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया है। क्या कहा है? इन्होंने कहा है जो 25 ऑफ मई है, मतलब 25 मई जो आने वाली है, उस दिन हम वर्ल्ड फुटबॉल डे सेलिब्रेट करेंगे। तो आज हमें कुछ वर्ल्ड फुटबॉल डे के बारे में भी बातें करनी है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या है आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशंस। उसके पहले आप सभी लोगों को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। ओके, स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले जैसा कि कहा, वर्ल्ड फुटबॉल डे। रिसेंटली यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया है और डिसाइड किया है कि हर साल 25 मई को हम वर्ल्ड फुटबॉल डे सेलिब्रेट करेंगे। ये रेजोल्यूशन किसने प्रपोज किया था या कौन लेकर आया था? तो आंसर हो जाएगा लीबिया के यूनाइटेड नेशन में एम्बेसडर है जिनका नाम है ताहिर अल सोनी। तो ताहिर अल सोनी जो कि लीबिया के हैं और यूनाइटेड नेशन में एम्बेसडर हैं, उन्होंने बेसिकली इस रेजोल्यूशन को इंट्रोड्यूस करने का काम किया था। अब क्वेश्चन है कि 25 ऑफ मई ही क्यों? 26 मई रख लेते, कल रख लेते, कोई दिक्कत थी क्या? 25 मई इसलिए क्योंकि यहाँ पर जब 1924 में पेरिस ओलंपिक्स हुए थे 25 ऑफ मई को, तो जब 25 मई 1924 में पेरिस ओलंपिक्स खेले गए थे, समर ओलंपिक्स, तो यहाँ पर फुटबॉल गेम को भी इंट्रोड्यूस किया गया था और पहला इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ था हिस्ट्री में। और इस टूर्नामेंट को हुए आप देख सकते हैं 100 ईयर्स हो गए हैं, इसलिए 25 मई का दिन चुना गया है और 25 मई को हम वर्ल्ड फुटबॉल डे सेलिब्रेट करेंगे। क्लियर? अब यहाँ पर बात हो रही है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के बारे में। कुछ बातें हम कर लेते हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का फॉर्मेशन 1945 में हुआ था। इसके लिए यूनाइटेड नेशन ने एक चार्टर पास किया था जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। एक्चुअली यूनाइटेड नेशन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन हैं, 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स आपको देखने को मिलेंगे। उनमें से एक यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली भी आपको देखने को मिल जाएगा। इस ऑर्गन का इंपॉर्टेंट काम क्या है? तो यहाँ पर इसका काम है पॉलिसी बनाना, पॉलिसी मेकिंग करने का काम यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का होता है। इसमें 193 मेंबर कंट्रीज होते हैं और हर एक के पास इक्वल वोटिंग राइट होता है। जैसे कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन आप लोग देखते हो, वोटिंग राइट्स अलग अलग होते हैं। IMF हो गया या अलग ऑर्गेनाइजेशन हो गया जिसका ज़्यादा पैसा है, जिसके ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं है, ऐसा नहीं है। 193 मेंबर स्टेट और हर एक के लिए वोटिंग राइट्स इक्वल है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने ही तो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल तैयार किए थे 2015 में, जिनको 2030 तक फुलफिल करना है। सभी देशों को कोशिश करनी है कि 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव कर सकें। एंड अभी मिस्टर डेनिस फ्रांसिस आप देखेंगे प्रेसिडेंट है 78th सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के। डन? ये कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है अबाउट द UNGA। ओके, चलिए अब बात करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कुछ रिपोर्ट्स हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर हेनले एंड पार्टनर्स की रिपोर्ट के ऊपर। ठीक है, क्या बताती है ये रिपोर्ट? इसमें बताया गया है कि मुंबई एंड दिल्ली अमंग 50 वेल्दीएस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द हेनले एंड पार्टनर्स। तो वर्ल्ड की वेल्दीएस्ट सिटीज की रिपोर्ट बेसिकली रिलीज की गई है। इस रिपोर्ट को रिलीज किया है हेनले एंड पार्टनर्स एंड न्यू वर्ल्ड वेल्थ ने। और इसमें पहली बार आप देख रहे होंगे कि टॉप 50 में भारत की 2 शहरों के नाम आए हैं, मुंबई एंड दिल्ली। तो 2 इंडियन सिटीज मुंबई एंड दिल्ली हैव बीन इंक्लूडेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द टॉप 50 वर्ल्ड वेल्दीएस्ट सिटी। मुंबई की रैंकिंग आप देखोगे तो 24th पोजीशन पे है और दिल्ली की रैंकिंग 37th नंबर पे है। मुंबई 24वें स्थान पर मिल जाएगा और दिल्ली आपको 37वें स्थान पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये तो मुंबई और दिल्ली की बात कर ली, लेकिन हम देखते हैं कि वर्ल्ड में सबसे वेल्दीएस्ट सिटी कौन सी है, सबसे ज्यादा अमीर शहर कौन सा है? तो वो है आपका न्यूयॉर्क सिटी। न्यूयॉर्क सिटी USA में है और कंटिन्यूअसली ये टॉप पर बनी हुई है और वर्ल्ड की वेल्दीएस्ट सिटी आपको देखने को मिलेगी। न्यूयॉर्क शहर में ना
3,49,500 मिलेनियर्स देखने को मिलेंगे और इन सब की टोटल जो कंबाइंड वेल्थ है वो $3 ट्रिलियन की आपको देखने को मिल जाएगी। तो टॉप पर कौन है? न्यूयॉर्क सिटी है, ठीक है। सेकेंड नंबर पे आप देखेंगे सैन फ्रांसिस्को एंड द सिलिकॉन वैली देखने को मिल जाएगा। थर्ड नंबर पे टोक्यो है, फिर आपको सिंगापुर देखने को मिलेगा, देन लंदन, लॉस एंजलिस, पेरिस, सिडनी, हांगकांग एंड बीजिंग। ये टॉप आपको सिटीज देखने को मिलेंगी जो वेल्दीएस्ट सिटी है इन द वर्ल्ड। क्लियर? यूनाइटेड नेशन की अगर आप देखोगे, सॉरी यूनाइटेड स्टेट यूएसए की अगर आप देखेंगे तो 11 सिटीज आपको देखने को मिलेंगी टॉप 50 में। ओके, अब इंडिया के बारे में हमने बात कर ही ली है। इंडिया की आपको 2 शहर मिल रहे हैं, एक दिल्ली मिल रहा है, एक मुंबई मिल रहा है। मुंबई की रैंकिंग 24 है, दिल्ली की 37 है। डन। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं एक और रिपोर्ट के बारे में। ओके, रिपोर्ट का टाइटल पहले देख लेते हैं, ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू, और ये 5th एडिशन है। तो 5th एडिशन ऑफ ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय यूनाइटेड किंगडम बेस्ड ग्लोबल थिंक टैंक एम्बर। तो एम्बर एक थिंक टैंक है यूके का और उनके द्वारा ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट को रिलीज किया गया है। इस रिपोर्ट में बेसिकली ये बताया गया कि पूरे वर्ल्ड में कितनी रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस हुई, किस कंट्री ने कितनी रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोड्यूस किया, किस में कितनी प्रोग्रेस हुई, कौन टॉप पर चल रहा है। तो इस तरीके से इन्होंने इस रिपोर्ट को रिव्यू करने का काम किया है, ठीक है। खास बात यह है कि इंडिया ने ओवरटेक कर लिया है जापान को और इंडिया वर्ल्ड में 3rd नंबर पर आती है सोलर एनर्जी जनरेशन के मामले में, ठीक है। तो इंडियाज 3rd हाईएस्ट सोलर पावर जनरेशन इन द वर्ल्ड, ओवरटेक जापान। तो ओवरटेक कर लिया है इंडिया ने जापान को, ठीक है। लगातार हमारे देश में सोलर पावर कैपेसिटी इंक्रीज होते जा रही है और इंडिया 3rd पोजीशन पे पहुंच गया है सोलर पावर जनरेशन के मामले में। 1st नंबर पे आपको चाइना देखने को मिल जाएगा, 2nd नंबर पे आपको यूएसए देखने को मिल जाएगा, 3rd नंबर पे इंडिया है सोलर पावर जनरेशन के मामले में, 4th नंबर पे आपको फिर जापान एंड देन जर्मनी देखने को मिल जाएगा। तो ये 5 टॉप कंट्रीज हैं जो कि सोलर जनरेशन में आगे हैं। यहाँ पर ये जो थिंक टैंक है एम्बर, इन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 2015 में इंडिया 9th पोजीशन में था और लगातार इंडिया ने अपने सोलर पावर जनरेशन को इन्हांस किया है और अब भारत 3rd पोजीशन पे पहुंच गया है, ऐसा इस रिपोर्ट में बताया गया अबाउट द इंडिया। डन। और क्या बोला गया, पहले वर्ल्ड में कितना प्रोडक्शन हुआ है वो देख लेते हैं और भारत में कितना प्रोडक्शन हुआ है वो देख लेते हैं। सोलर प्रोड्यूस अ रिकॉर्ड 5.5% ऑफ द ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी इन 2023। पूरे दुनिया में जितनी इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है उसका 5.5% सोलर प्रोड्यूस किया गया है एंटायर वर्ल्ड में। कितना? 5.5% ऑफ द ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब इंडिया ने कितना किया? तो इंडिया ने 5.8% किया है अपना टोटल रिक्वायरमेंट का। तो इंडिया जनरेटेड 5.8% ऑफ इट्स इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सोलर लास्ट ईयर। मतलब भारत में जितना भी, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया को 100 मेगावाट फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है, तो इसका 5.8% या 5.8 मेगावाट क्या किया है हमने? सोलर प्रोड्यूस किया है। ये बेसिकली कहना चाहता है, ठीक है। सोलर इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इलेक्ट्रिसिटी सोर्स इन द वर्ल्ड फॉर द 19th ईयर इन द रो। ओके, इसमें कहा गया है कि हमने जो कोल से हम जो सोलर एनर्जी कोल से जो हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं उससे कहीं ज़्यादा हम यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं सोलर से। तो सोलर एडेड ट्वाइस एज मच न्यू इलेक्ट्रिसिटी इन 2023 एज कोल। ये बात यहाँ पे कही है। तो चाइना टॉप पर है, जैसा कि हमने डिस्कस किया था। चाइना का टोटल प्रोडक्शन आप देख सकते हैं कितना इंक्रीज हुआ है, 156 टेरावाट आवर्स हुआ है। इंडिया का प्रोडक्शन कितना इंक्रीज हुआ है? 18 टेरावाट आवर आपको प्रोडक्शन देखने को मिल जाएगा। डन इतनी चीजें। अब यहाँ पे कुछ टारगेट्स हैं, इंडिया का कुछ कमिटमेंट है। क्या है कमिटमेंट? इंडिया का कहना है कि 2030 तक हमको जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है उसका 50% हम नॉन फॉसिल फ्यूल पर बेस्ड जनरेट करेंगे एनर्जी। जैसे कि मैंने कहा, हमको पूरे देश को 100 गीगावाट फॉर एग्जांपल एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो इसका 50% मतलब 50 गीगावाट हम रिन्यूएबल एनर्जी से प्रोड्यूस करेंगे एंड रिमेनिंग 50% हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से प्रोड्यूस करेंगे। ऐसा इनका 2030 का टारगेट है, ठीक है। इतनी चीजें। अब ये तो हो गई इंडिया के बारे में बात है। डन। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यूरोपियन यूनियन के बारे में। अच्छा, फर्दर डिस्कशन करने से पहले एक छोटी सी अपडेट है।
कल मैंने ना एक वीडियो अपलोड किया था, आई थिंक 10 o'clock। तो उस वीडियो में मैंने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की जितनी भी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं विथ वेरियस MCQs कवर कराया है, जिसमें अटल पेंशन योजना, मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, आपका सोवरियन गोल्ड बॉन्ड, वो सारी की सारी स्कीम्स उसमें कवर है विथ MCQs। एक ही वीडियो में आपको सारा का सारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस समझ में आ जाएगा, और वैसे ही हम अलग अलग मिनिस्ट्री को पढ़ते जाएंगे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी, बिल्कुल आप मेरे चैनल पे जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। ओके, चलिए अब बात करते हैं यूरोपियन यूनियन के बारे में। यूरोपियन यूनियन एडॉप्ट्स फर्स्ट लॉ अगेंस्ट द वायलेंस टुवर्ड्स द वीमेन। यहाँ पर यूरोपियन यूनियन ने एक नया लेजिस्लेशन या एक नया लॉ पास किया है। किस लिए? टू कॉम्बेट मतलब कम करना, खत्म करना वायलेंस अगेंस्ट वीमेन अक्रॉस इट 27 मेंबर स्टेट। मतलब यूरोपियन यूनियन के जो 27 स्टेट्स हैं उन सभी के लिए कानून बनाया गया है कि यहाँ पे कोई भी वायलेशन नहीं होगा अगेंस्ट द वीमेन। अगर ऐसा कोई करता है तो उसको 1 ईयर से लेकर 5 ईयर तक का आपको जेल हो सकती है, इम्प्रिजनमेंट हो सकता है 1 ईयर to 5 ईयर, अगर कोई भी इस लॉ को ब्रीच करता है या ऐसा कोई ऑफेंस करता है। यहाँ पर इस लॉ में आप देखेंगे फोर्स मैरिज, जबरदस्ती शादी करना, फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन और साइबर वायलेंस, ये सभी चीजें इस लॉ में आपको शामिल देखने को मिलेंगी। ठीक है, यूरोपियन यूनियन ने इसको पास किया है। चलिए अब अगली पर्सन के बारे में हम बात करते हैं। इनका नाम है भावी मेहता। क्या नाम है इनका? भावी मेहता। वॉन ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर प्राइज 2024। ये जो बुक कवर दिखाई दे रहा है ना, ये बुक कवर इन्होंने बनाया है, इन्होंने डिजाइन किया है इस बुक कवर को। और रिसेंटली 9th एडिशन ऑफ द ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर प्राइज इन्होंने जीता है। और ये जो कवर है इसका नाम क्या है? मतलब ये जो बुक है जिसका कवर इन्होंने बनाया है, जिसका नाम है द बुक ब्यूटीफुल। और इस बुक को रिटर्न किसने किया है, लिखा किसने है? तो प्रदीप सेबस्टीन ने लिखा है। समझ में आ रहा है? क्या प्राइज मिला इनको? बुक लिखने का प्राइज नहीं मिला है, बुक का कवर पेज बनाने का प्राइज मिला है। ठीक है, तो भावी मेहता ने द बुक ब्यूटीफुल का कवर पेज बनाया है। द बुक ब्यूटीफुल को प्रदीप सेबस्टीन ने लिखा है और ये 9th नंबर का एडिशन है ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर प्राइज का, जिसमें 1 लाख रुपए कैश प्राइज मनी दिया जाता है। डन। रिसेंटली कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स दिए गए थे, जैसे कि फिडे के ग्रैंड मास्टर 3rd वीमेन कौन बन चुकी हैं? आर वैशाली बन चुकी हैं। फिर मैंने आपको गोल्डमैन एनवायरमेंट अवार्ड के बारे में बताया था, आलोक शुक्ला को मिला है जो कि छत्तीसगढ़ से हैं, और इन्होंने हसदेव के जंगलों को बचाने का काम किया, उसके लिए कैंपेन रन किया है। 2024 का कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड गीना जस्टिस को मिला है जो कि केरला से बिलोंग करती हैं और अभी फिलहाल UAE में टीचर है। डन। चलिए नेक्स्ट है, अब अमूल भाई साहब वापस से न्यूज में हैं। बहुत दिनों से अमूल के बारे में बात कर रहे हैं ना हम, वापस से न्यूज में है। क्यों? इंडियन मिल्क प्रोड्यूसर अमूल अपॉइंटेड एज ऑफिशियल स्पॉन्सर फॉर श्रीलंका मेंस टीम ICC T20 वर्ल्ड कप। तो अपकमिंग जो 9th एडिशन ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप होना है USA में और वेस्ट इंडीज में, उसके लिए श्रीलंका की टीम के ऑफिशियल स्पॉन्सर कौन बना है? अमूल बना है। ठीक है, अमूल बना है। इसके पहले USA और साउथ अफ्रीका की भी टीम का स्पॉन्सर बना था अमूल। ठीक है, इसके पहले अमूल ने अपना प्रोडक्शन भी स्टार्ट किया है, कहाँ पर? USA में। ये सारी बातें हमने डिस्कस की हैं। अब अमूल का फुल फॉर्म क्या होता है? अमूल मतलब है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। गुजरात आनंद में आपको ये देखने को मिलेगा। अमूल का फॉर्मेशन 1946 में हुआ था, 1946 में। कैरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन लिमिटेड इन आनंद, गुजरात। इसके फाउंडर कौन है? तो आप देखेंगे त्रिभुवन दास पटेल, और इनका सपोर्ट किया था मोरारजी देसाई और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जिसके बाद आनंद में अमूल का फॉर्मेशन किया गया था। अगर हम टॉप 5 मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट देखते हैं जहां पे सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन किया जाता है, तो आपको देखने को मिलेगा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड आंध्र प्रदेश। डन। ओके, इतनी चीजें। चलिए अभी तक हम गूगल प्ले स्टोर के बारे में बात करते हैं, गूगल पे के बारे में बात करते हैं। अब आ गया है गूगल वॉलेट। ठीक है, तो रिसेंटली गूगल वॉलेट को लॉन्च किया गया है फॉर एंड्रॉइड यूजर ओनली।
आईफोन्स के लिए नहीं है, केवल एंड्रॉयड यूजर के लिए रिसेंटली गूगल ने अपना वॉलेट लॉन्च किया है जिसका नाम है गूगल वॉलेट। ठीक है, क्या है ये वॉलेट? तो वॉलेट एक तरीके से स्टोर, आप डिजिटल स्टोरेज देख सकते हैं। आपने डोमिनो से पिज्ज़ा मंगाया, आपने कोई टिकट बुक की, मूवी की टिकट बुक की, या आपके जो भी इंपॉर्टेंट बिलिंग्स हैं उनका आप डिजिटल रिकॉर्ड रख सकते हो, जिसके लिए इस वॉलेट को डिज़ाइन किया गया है। ये वॉलेट आपका मतलब पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए या पेमेंट फीचर को सपोर्ट नहीं करता, ये केवल और केवल एक डिजिटल इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है, और ये भी आपको प्ले स्टोर में अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो टेक जायंट गूगल अनाउंस द लॉन्च ऑफ गूगल वॉलेट ऐप इन इंडिया, enabling user to save their travel tickets, gift card and the different event passes in the wallet. It is essentially an app to store digital information only. केवल डिजिटल इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए है, यह किसी भी प्रकार के पेमेंट फीचर को सपोर्ट नहीं करता, एंड इट इज ओनली फॉर एंड्रॉइड यूजर। Google Wallet is now available for the download from the Google Pay Store for all the Android user in India. इसके अलावा Google ने रिसेंटली 20 पार्टनर्स को ऑनबोर्ड किया है जिनके साथ एग्रीमेंट साइन किए हैं, जैसे कि PBR, मेक माई ट्रिप, एयर इंडिया, शॉपर स्टॉप, BMW एटसेट्रा, और कंटिन्यूसली नए पार्टनर्स को भी ऑनबोर्ड किया जाएगा। डन। चलिए अब बात कर लेते हैं इंडिया से एक टनल के बारे में, एक पास के बारे में। पास के बारे में स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको PDF के बारे में देना चाहती हूँ। हमारे जो करंट अफेयर्स है ना, ये डेली होते हैं, सुबह 8 बजे होते हैं, और ये आपके सभी के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि CUET है, SSC, रेलवे, डिफेंस, सबके लिए यूजफुल है। ठीक है, इतनी चीजें। इसका PDF मेरे टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाता है, एंड टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है, या फिर सिंपली आप सर्च कर लीजिएगा पूजा जैन CA 247, ये मेरा टेलीग्राम है। तो यहाँ से आप इजीली फ्री ऑफ कॉस्ट PDF को डाउनलोड कर पाएंगे, जो भी हम YT पे क्लासेस लेते हैं, और यहीं पर आपको जो गवर्नमेंट की स्कीम्स मैंने डिस्कस की है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की सारी स्कीम, उसकी PDF भी आपको टेलीग्राम से मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर मैंने नवंबर 2023, दिसंबर 2023 और अप्रैल 2024 इन सब के टॉप 100 और टॉप 100 करंट अफेयर्स MCQ डिस्कस किए हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो आप देख सकते हो, और इसकी PDF भी टेलीग्राम में अवेलेबल है। डन इतनी चीजें। चलिए अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर एक टनल के बारे में जिसका नाम है सिनकुला पास या सिनकुला टनल। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जम्मू कश्मीर, ये जम्मू दिख रहा है आपको, ये लद्दाख है, ये हिमाचल प्रदेश का एरिया है। तो हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर एक टनल या एक पास है जिसका नाम है सिनकुला पास। ठीक है, अब इसका काम शुरू कर दिया है BRO ने। मैंने आपको कुछ दिन पहले ही, आई थिंक कल ही शायद बताया था अबाउट द BRO, कि BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन होता है, एंड BRO का काम क्या होता है, हमारे जो बॉर्डर एरियाज है, बॉर्डर एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करना, रोड बनाना, ब्रिजेस बनाना, टनल बनाने का काम करते हैं। और इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? तो BRO का फॉर्मेशन 7 मई को हुआ था। ठीक है, 7 मई 1960 को, और इसका फॉर्मेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। और रिसेंटली हमने 65th नंबर का राइजिंग डे भी सेलिब्रेट किया है। ये सारी बातें ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी हैं। ठीक है, तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इज प्रिपेयरिंग टू कॉमर्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ सिनकुला टनल। तो सिनकुला टनल का कंस्ट्रक्शन इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। ये टनल हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को आपस में कनेक्ट करता है। ठीक है, ये टनल अगर आप देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश की लाहौल वैली और लद्दाख की जास्कर वैली को कनेक्ट करने का काम करेगा, और ये ऑल वेदर कनेक्टिविटी है। ऐसा नहीं है कि स्नोफॉल हो रही है तो टनल बंद हो जाएगी, नहीं, ये ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। और कितनी हाइट पर है तो आप देखेंगे 16,580 फीट की हाइट पर आपको ये टनल देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इट इज लोकेटेड ऑन नीमू पद्मा दारचा रोड लिंक। आप देख सकते हैं नीमू पद्मा दारचा, ये 3 प्लेसेस को कनेक्ट करती हुई जो रोड है ना, इसमें ही आपको ये प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा। और जब ये टनल कंस्ट्रक्ट हो जाएगी, तैयार हो जाएगी, तो ये लॉन्गेस्ट हाई एल्टीट्यूड हाईवे टनल होगी इन द वर्ल्ड। सबसे अधिक ऊंचाई पे पाए जाने वाली लॉन्गेस्ट टनल कौन सी बन जाएगी? सिनकुला टनल बन जाएगी, क्योंकि इसकी हाइट आप देख सकते हैं 16,580 फीट हाइट पर आपको ये टनल देखने को मिलने वाली है। डन इतनी चीजें।
ये ऑल वेदर कनेक्टिविटी होगी जो कि लद्दाख को कनेक्ट करेगी, कहाँ से, हिमाचल प्रदेश से, और शॉर्टेस्ट पाथ प्रोवाइड करेगी। तो लगभग बहुत लंबा डिस्टेंस यहाँ पर आप देखोगे बच जाएगा इस टनल को कंस्ट्रक्ट होने से। इसके अलावा जो हमारे मिलिट्री वीपन्स होते हैं, आपके मिलिट्री के ट्रक्स होते हैं, व्हीकल्स होते हैं, या कोई मशीनरी डिप्लॉय करनी है तो उसको डिप्लॉय करने में भी आसानी हो जाएगी इस टनल के बन जाने के बाद। कंस्ट्रक्शन कौन कर रहा है? तो BRO इसका कंस्ट्रक्शन कर रहा है। अब यहाँ पर साउथ इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट पासेस मैंने लिखे हैं। देखिएगा, आपके सिलेबस में स्टैटिक के पोर्शन में आपको कई सारे टनल और पासेस देखने को मिलते हैं जो आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो अभी तो करेंट अफेयर्स है, स्टैटिक तो है नहीं, तो इसलिए बस थोड़ा सा मैंने यहाँ पे ऐड ऑन कर लिया है इंपॉर्टेंट पासेस इन साउथ इंडिया। तो देखेंगे साउथ इंडिया में आपको 4 इंपॉर्टेंट पासेस देखने को मिलेंगे आपके वेस्टर्न घाट में, भोर घाट, थाल घाट, पाल घाट और सेनकोट्टा पास। ठीक है, सबसे पहले भोर हो रही है, सुबह हो रही है, कहाँ से? महाराष्ट्र में। बॉम्बे पुणे के बीच में जो कनेक्टिविटी करता है वो भोर घाट है। फिर ताल घाट बॉम्बे से नासिक को कनेक्ट करता है। पाल घाट और सेनकोट्टा पास आपको केरला में देखने को मिलेगा। पाल घाट पलक्कड़ और कोयम्बतूर को कनेक्ट करता है, वहीं सेनकोट्टा पास कोलम को मदुरई से कनेक्ट करता है। ठीक है, तो ये साउथ इंडिया के पासेस हैं। सिमिलर आप ऐसी लिस्ट बना सकते हैं नॉर्थ इंडिया के पासेस के लिए। ओके है इतनी चीजें। चलो अब बात करते हैं उत्तराखंड के बारे में। याद करो, मैंने कल के दिन ही आपको एक न्यूज़ बताई थी उत्तराखंड से कि उत्तराखंड में नैनीताल के जो जंगल हैं वहाँ पे फॉरेस्ट फायर, जंगलों में आग लगी हुई है। जंगलों में आग लगी हुई जिसके कारण हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है और एक ऑपरेशन रन किया गया है, बेम्बी ऑपरेशन। याद आया? ठीक है, अब यहाँ पे उत्तराखंड गवर्नमेंट ने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया यार कि आप लोग कुछ काम करो, लगातार पॉल्यूशन बढ़ रहा है और हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 5 लोगों की जान भी अभी तक जा चुकी है इस फॉरेस्ट फायर में। तो उत्तराखंड के गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है और उस इनिशिएटिव का नाम क्या है? पिरुल लाओ पैसे पाओ कैंपेन। पिरुल लाओ पैसे पाओ कैंपेन को लॉन्च किया है। अब ये क्या बात हुई है मैम, समझ में नहीं आया? चलो मैं समझाती हूँ। आप लोग ने पाइन ट्री के बारे में सुना होगा, पाइन के पेड़ या चीड़ के पेड़ उनको बोला जाता है। ठीक है, इनकी पत्तियां काफी लंबी होती हैं, बड़ी होती हैं, और जब ये गिर जाती हैं नीचे और सूख जाती हैं तो सूखने के बाद ये बहुत ज्यादा ज्वलनशील हो जाती हैं और ये एक मेन रीजन होता है जिसके कारण जंगलों में आग फैलती है। तो यहाँ पे उत्तराखंड के जो CM है पुष्कर सिंह धामी जी का फोटो आप देख सकते हैं। इन्होंने कहा है ये जो चीड़ के पत्ते या लीव्स हैं जिनको हमने क्या कहा है? पिरुल। उत्तराखंड में क्या कहा जाता है इन्हें? पिरुल। तो जंगलों में आप लोग जाओ, पिरुल को आप कलेक्ट करके लाओ, पिरुल को हमें दो और 1 kg पिरुल पे हम आपको 50 रुपए देंगे। ठीक है, और हर एक व्यक्ति का इनिशिएटिव यहाँ पे इंपॉर्टेंट है हमारे जंगलों को बचाने के लिए, जंगल में लगी हुई आग को फैलने से रोकने के लिए और फर्दर आग ना लगे इस बात को इंश्योर करने के लिए। ठीक है, तो उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी लॉन्च पिरुल लाओ पैसे पाओ कैंपेन इन द रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट ऑन 8 मई। और इसमें बोला है हर एक पर्सन को एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है हमारे जंगलों को फॉरेस्ट फायर से बचाने के लिए। इस कैंपेन में बेसिकली क्या है, जो लोकल यूथ है और विलेज के लोग हैं उनको कहा गया है आप ड्राई पिरुल, मतलब जो पाइन ट्री की लीव्स हैं उनको आप कलेक्ट करो। कलेक्ट करके जो पिरुल कलेक्शन सेंटर हम बना रहे हैं आप उनमें सबमिट करो, और सबमिट करने के बाद अगर आप 50 मतलब आपको यहाँ पे 1 kg पिरुल कलेक्शन पे 1 kg अगर आप कलेक्ट करोगे तो 50 रुपए आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। समझ में आया? द पिरुल विल बी वेट एंड स्टोर्ड एट द कलेक्शन सेंटर एंड द villagers और youth will be paid 50 रुपी पर kg while will be directly transferred to the बैंक अकाउंट। उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये जो कलेक्टेड पिरुल है इसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाएगा? तो इंडस्ट्रीज में किया जाएगा इसका इस्तेमाल। हमारे जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उसको बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए, प्लांट को रन करने के लिए भी पिरुल का इस्तेमाल किया जाता है, तो वहां पर इसका इस्तेमाल कर लिया जाएगा। अब कैसे ऑपरेट होगा? तो ऑपरेट करने के लिए इन्होंने बताया है कि उत्तराखंड गवर्नमेंट हैज डेजिग्नेट द उत्तराखंड पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। उत्तराखंड पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को जिम्मेदारी दी है कि आप इसे रेगुलेट करो और इस कैंपेन को रन करो। ठीक है, इट विल ऑपरेट द पिरुल कलेक्शन सेंटर, स्टोर एंड प्रोसीड इट। और यहाँ पे इसके लिए 50 करोड़ रुपए दिए गए हैं, क्योंकि जो लोग कलेक्ट करके लाएंगे उनको आप पैसे दोगे ना, तो इसके लिए एक कॉर्पस रेडी होना चाहिए, एक फंड रेडी होना चाहिए। तो इस कैंपेन को रन करने के लिए 50 करोड़ रुपए रखे गए हैं।
ठीक है। और इसी फंड से बेसिकली जो लोग हैं जो पत्तियां कलेक्ट करके लाएंगे उनको ये पैसे दिए जाएंगे। अभी जो पाइन लीव्स होती हैं, जो आपके ये लीव्स जिसको पिरुल बोला जा रहा है, इन्हें हम कर्स ऑफ द माउंटेन भी कहते हैं, क्योंकि जब सूख जाती हैं तो बहुत तेजी से जंगलों में आग फैल जाती है। ठीक है। और अभी तो गर्मियां चल ही रही हैं। चलिए अब आज हम बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट पे, जो कि IOM ने रिलीज की है, वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024। इस रिपोर्ट के काफी सारे इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स हैं जिनको हम देखेंगे, उन पे बेस्ड क्वेश्चन आने वाले समय में बन सकते हैं। ठीक है। तो पहली चीज, वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट हम बात कर रहे हैं 2024। सबसे पहली बात, वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट किसने रिलीज की है? IOM, मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन ने इस रिपोर्ट को रिलीज किया है। सिंस 2000 से इस रिपोर्ट को पब्लिश किया जा रहा है। एवरी 2 ईयर्स में, हर 2 साल में इस रिपोर्ट को रिलीज किया जाता है। फिलहाल हम बात करते हैं की फाइंडिंग्स के बारे में। इस रिपोर्ट में बताया गया कि इंटरनेशनल रेमिटेंस क्या होता है? अगर किसी एक देश का व्यक्ति किसी दूसरे देश में रह के नौकरी कर रहा है, मान लेते हैं इंडिया का कोई व्यक्ति है जो अमेरिका में रह रहा है और वहां पे जॉब कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है वो अमेरिका से पैसा कहाँ पर भेजेगा? इंडिया भेजेगा। और जो दूसरी कंट्री से अपने देश में पैसा आता है, वहां पे जॉब करने वाले लोग भेजते हैं, उसे ही हम रेमिटेंस कहते हैं। तो टोटल जो इंटरनेशनल रेमिटेंस हुआ है, क्योंकि अलग अलग देशों में लोग काम कर रहे हैं, अलग अलग देशों के, अमेरिका के लोग चाइना में काम कर सकते हैं, चाइना के लोग इंडिया में कर सकते हैं, इंडिया के लोग सऊदी जा सकते हैं, कहीं भी, मतलब सब लोग घूम रहे हैं यहाँ वहाँ। तो यहाँ पर जो टोटल रेमिटेंस इंक्रीज हुआ है वो 650% रेमिटेंस इंक्रीज हुआ है अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट। बोला जा रहा है कि 2000 में जो रेमिटेंस था वो $128 बिलियन था, ये 2022 में इंक्रीज होके $831 बिलियन का रेमिटेंस हो गया है, जो कि 650% का इंक्रीमेंट है। अब हाईएस्ट रेमिटेंस कंट्री कौन सी है जहां पर सबसे ज्यादा विदेशों से पैसा मिला है? तो वो है इंडिया। अगर आप इंडिया को देखेंगे तो इंडिया ने टोटल जो रेमिटेंस कलेक्ट किया है वो $111 बिलियन का किया है। ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा है। तो इंडिया वॉज द हाईएस्ट रेसिपेंट ऑफ रेमिटेंस फ्रॉम अब्रॉड एट $111 बिलियन इन 2022। और इंडिया पहला ऐसा बन गया है जिसने $100 बिलियन के मार्क को अचीव कर लिया है। मतलब पहला देश बन गया है जहां पर रेमिटेंस $100 बिलियन से ज्यादा रिसीव हुआ है। एकमात्र देश बना है, वो है हमारा इंडिया। ठीक है। इसका रीजन भी बताया गया। क्या बताया गया? इसका रीजन ये बताया गया कि इंडिया के बहुत सारे लोग अलग अलग देशों में काम कर रहे हैं और वहां से पैसा इंडिया को भेज रहे हैं। अगर हम टॉप 5 कंट्रीज के बारे में बात करें जहां पे सबसे ज्यादा रेमिटेंस रिसीव हुआ है, तो फर्स्ट नंबर पे तो आपका इंडिया है। इंडिया के बाद मैक्सिको, देन चाइना, फिलीपींस एंड फ्रांस आपको देखने को मिल जाएगा। ये टॉप 5 कंट्रीज है जहां पर रेमिटेंस हमें रिसीव हुआ है और इंडिया लगातार टॉप पर है। 2010, 2015 एंड 2020 में इंडिया हमेशा से टॉप पर रहा है रेमिटेंस के मामले में। ठीक है। अब यहाँ पे एक और बात कही है कि इंडिया इज ऑल्सो द ओरिजिन ऑफ लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेंट्स। मतलब भारत से ही सबसे ज्यादा लोग यहाँ वहां जॉब कर रहे हैं, अलग अलग देशों में जाके नौकरियां तलाश कर रहे हैं। कितने? लगभग 18 मिलियन, जो कि लार्जेस्ट नंबर है इंटरनेशनल माइग्रेंट्स का। किसके पास? इंडिया में। ठीक है। अब लार्जेस्ट डायस्पोरा आर प्रेजेंट इन, तो सबसे ज्यादा इंडियन कहां पर रह के नौकरियां कर रहे हैं? तो आंसर हो जाएगा UAE, USA एंड सऊदी अरेबिया। मतलब भारत से सबसे ज्यादा लोग UAE, USA और सऊदी अरेबिया में जाते हैं और वहां पे नौकरी करते हैं। खास बात यह है, पता है क्या, कि इंडिया हैड स्लाइटली हायर शेयर ऑफ फीमेल इमिग्रेंट देन द मेल। मतलब ज्यादातर महिलाएं, मेल के कंपैरिजन में महिलाएं ज्यादा हैं जो कि इमिग्रेंट हैं, दूसरे देशों में जाके नौकरियां कर रही हैं, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है। और हमारे देश के लिए या पूरे वर्ल्ड के लिए जो सबसे बड़ा एरिया है जहां पर सबसे ज्यादा माइग्रेंट्स या इमिग्रेंट्स आते हैं, वो आपका गल्फ नेशन है। हर एक कंट्री से आपको लोग देखने को मिल जाएंगे गल्फ नेशन में। ठीक है। तो गल्फ स्टेट रिमेन सिग्निफिकेंट डेस्टिनेशन फॉर माइग्रेंट वर्कर फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, ये बात यहाँ पर कही गई है। तो जो मोस्ट ऑफ द लोग गल्फ नेशन में जाकर नौकरियां करते हैं वो किस देश से हैं? तो आंसर है इंडिया से है। मैंने आपको बता ही दिया कि इंडिया के बहुत सारे लोग, आपने देखा होगा ना, दुबई में रह के नौकरियां कर रहे हैं। ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द माइग्रेंट इन GCC आर फ्रॉम इंडिया, इजिप्ट, बांग्लादेश, इथोपिया एंड केन्या।
जीसीसी का मतलब क्या होता है? गल्फ कॉपरेशन काउंसिल। ये आपको गल्फ कंट्रीज देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत और सऊदी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, डन इतनी चीजें। और सबसे ज्यादा जो आपका रेमिटेंस कलेक्ट होता है वो इसी एरिया से कलेक्ट होता है। और कंस्ट्रक्शन हो गया, सिक्योरिटी, डोमेस्टिक वर्क, रिटेल वर्क, कई सारे एरियाज में यहाँ पर लोग आकर नौकरियां कर रहे हैं। लिखा हुआ है साफ साफ, सऊदी अरेबिया, कुवैत एंड कतर लीडिंग नेशन है किसके मामले में? आपके माइग्रेंट्स के मामले में। डन। पाकिस्तान और बांग्लादेश हमारे बेचारे पड़ोसी, उनके बारे में भी पता कर लेते हैं। इंडिया तो रेमिटेंस के मामले में फर्स्ट नंबर पे है और हमने 111 बिलियन डॉलर रेमिटेंस अचीव किया है और हम वर्ल्ड में एकमात्र ऐसी कंट्री बन गए हैं जिसका रेमिटेंस 100 बिलियन डॉलर से ज्यादा हुआ है। बट यहाँ पे पाकिस्तान की रैंकिंग 6 नंबर पे है और बांग्लादेश 8 नंबर पे आता है आपका रेमिटेंस के मामले में। देखो इस रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया है पूरे वर्ल्ड में जो इंटरनेशनल माइग्रेंट्स हैं वो कितने हैं? 281 मिलियंस आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन का 3.6% है। मतलब टोटल वर्ल्ड का जितने भी लोग रह रहे हैं उनमें से 3.6% ऐसे लोग हैं जो अलग देशों में जाके नौकरियां कर रहे हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट भी पीछे नहीं है। आपको भी पता है भारत में भी काफी सारे देशों के स्टूडेंट पढ़ने आते हैं और इंडिया से भी बहुत सारे लोग अलग अलग यूनिवर्सिटी में जाके स्टडी करते हैं। करेक्ट है। तो 6 मिलियन इंटरनेशनल मोबाइल स्टूडेंट ग्लोबली इन 2021, जिनमें से आप देखेंगे इनका टोटल पॉपुलेशन कितना है? 2.2 मिलियन इंटरनेशनल मोबाइल स्टूडेंट ग्लोबली इन 2001। तो 2001 में 2.2 मिलियन थे, 2021 में ये 6 मिलियन स्टूडेंट्स हैं जो कि अलग देशों में जाके स्टडी कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट। तो हम कुछ की फाइंडिंग्स देख लेते हैं जो हमें बिल्कुल नहीं भूलनी है। पहला कि टॉप 5 रेमिटेंस रिसेप्ट कंट्री कौन सी है? तो इंडिया है, मैक्सिको, चाइना, फिलीपींस एंड फ्रांस है। फिर टॉप कंट्री टू कंट्री माइग्रेशन कॉरिडोर, तो इंडिया से लोग जा रहे हैं यूएई, इंडिया से लोग जा रहे हैं यूएसए, इंडिया से लोग जा रहे हैं सऊदी अरेबिया एंड बांग्लादेश से जा रहे हैं लोग इंडिया। तो ये टॉप यहाँ पे माइग्रेशन कॉरिडोर है जहां पर सबसे ज्यादा माइग्रेशन हो रहा है। तो आप देख सकते हैं गल्फ नेशन में सबसे ज्यादा इंडियंस जा रहे हैं। लार्जेस्ट डेस्टिनेशन कंट्रीज फॉर द इंटरनेशनल मोबाइल स्टूडेंट, जहां पर सबसे ज्यादा लोग पढ़ाई करने जा रहे हैं। तो कहाँ जाते हैं? हम बोलते हैं ना, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी एंड कनाडा। ये कुछ ऐसी कंट्रीज है जहां पर सबसे ज्यादा माइग्रेशन हुआ है स्टूडेंट्स का, मतलब पढ़ाई के लिए। ठीक है, तो ये आपकी की फाइंडिंग्स है इस रिपोर्ट की, आप इसे याद रखेंगे और क्वेश्चन आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अगर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बनाने होंगे ना इस रिपोर्ट से तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, डन इतनी चीजें? डन। चलो अब बात कर लेते हैं IOM क्या है जिसने इस रिपोर्ट को रिलीज किया है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। ठीक है, ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो माइग्रेशन की फील्ड में काम करता है, क्लोजली मॉनिटर करता है, बताता है कि कौन सी कंट्री से माइग्रेशन सबसे ज्यादा है, क्या रिस्क है, क्या रीजन है माइग्रेशन होने का। ये सारी बातें यहाँ पे ये बताता है जिससे गवर्नमेंट अपने लेवल पे पॉलिसी तैयार कर सके। इसका फॉर्मेशन 1951 में किया गया था। काम क्या है? रीसेटल्ड पीपल डिस्प्लेस्ड बाय द वर्ल्ड वॉर 2। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय जब लोग यहाँ वहां भागना शुरू किए थे उनको रीसेटल्ड करने के लिए बेसिकली इसका फॉर्मेशन 1951 में किया गया था। ठीक है, और ये भी आपका यूनाइटेड नेशन सिस्टम से रिलेटेड एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें आपको 175 मेंबर स्टेट देखने को मिलेंगे और 8 स्टेट यहाँ पर ऑब्जर्वर हैं और इंडिया भी IOM का एक मेंबर है। इसका हेडक्वार्टर आपको जेनेवा, स्विट्जरलैंड में देखने को मिल जाएगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो आज मैंने आपको 3 बेसिकली इंटरनेशनल बॉडीज के बारे में बताया है। सबसे पहले यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली पे बात की थी, फिर मैंने आपको यूरोपियन यूनियन के बारे में बताया था और अब मैंने आपको IOM के बारे में बात की है। आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से बन सकता है क्योंकि आपके सिलेबस का पार्ट होता है। तो सभी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ है, सेक्रेटरिएट कहाँ है, डायरेक्टर जनरल कहाँ पर है और इंडिया स्पेशली अगर किसी का मेंबर है तो उन सबकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इतनी चीजें। चलो अब बात कर लेते हैं गगन स्ट्राइक 2 के बारे में। रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी के बीच में ज्वाइंट एक्सरसाइज हुई है। कहां पर? पंजाब में, जिसका नाम है गगन स्ट्राइक 2। ठीक है, अब ये एक्सरसाइज क्यों है? अब हम लगातार इनोवेशन लेकर आ रहे हैं, हम इंडियन आर्मी में नई नई यूनिट्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो हमारी इंडियन आर्मी इन हेलीकॉप्टर्स एंड नई यूनिट्स को सीखने के लिए या उनका इस्तेमाल करने के लिए कितनी प्रिपेयर्ड है, तो वो सारी चीजें टेस्टिंग करने के लिए बेसिकली गगन स्ट्राइक 2 एक्सरसाइज आपको देखने को मिलेगी अलग अलग एरियाज में पंजाब के। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट पर्सन के बारे में हम बात करते हैं। नाम है श्री रफी अहमद किदवई। अभी न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इनका एक प्राइवेट लेटर का कलेक्शन था, प्राइवेट इनका पेपर का कलेक्शन था, जिसे रिसेंटली नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया ने एक्वायर कर लिया है। मतलब इनके जो पेपर का कलेक्शन है, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी से इनकी जो करस्पॉन्ड है, जो इनकी कन्वर्सेशंस वगैरह है, वो सारी चीजें उस पेपर में मेंशन है। तो यहाँ पर नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया ने इसे एक्वायर कर लिया है, जो कि प्राइवेट पेपर कलेक्शन है श्री रफी अहमद किदवई का। कौन थे ये? इनका रिलेशन अगर आप देखेंगे तो असहयोग आंदोलन से और खिलाफत मूवमेंट से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। इसके अलावा जब हमारे देश में पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी कैबिनेट में मिनिस्टर थे, तो उस समय इन्होंने रेवेन्यू पोर्टफोलियो को मैनेज किया था। जब हमारे देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की कैबिनेट थी, तो उनके कैबिनेट में ये हमारे कम्युनिकेशन मिनिस्टर थे, और इन्होंने ही ओन योर टेलीफोन सर्विस एंड नाइट एयर मेल की शुरुआत की थी। फिर 1952 में फूड एंड एग्रीकल्चर पोर्टफोलियो इनको मिला था, तो हमारी जो फूड राशनिंग की जो प्रॉब्लम्स थी उसको टैकल करने का काम इन्होंने किया था। तो जो भी कंट्रीब्यूशन अलग अलग फील्ड में किदवई साहब का रहा है, इसलिए इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने 1956 में एक नया अवार्ड की कैटेगरी बनाई थी, और अवार्ड का नाम क्या है? रवि अहमद किदवई अवार्ड। इन्हीं के नाम पर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, ये नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया क्या होता है? तो ये हमारे गवर्नमेंट के सारे रिकॉर्ड, हमारी जो पुरानी हिस्ट्रीज है, उसका कलेक्शंस है, वो होल्ड करके रखता है अंडर द प्रोविजन ऑफ द पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट 1993। तो आपको समझ में आ गया होगा कि नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया क्या करता है। ठीक है। लास्ट में हम एक और पर्सन के बारे में बात करेंगे, जिनका नाम है जॉन स्विनी। जॉन स्विनी स्कॉटलैंड न्यू फर्स्ट मिनिस्टर। कुछ समय पहले मैंने आप लोगों को एक पर्सन के बारे में बताया था, अगर आपको याद होगा, हमजा यूसुफ पहले मुस्लिम फर्स्ट मिनिस्टर थे स्कॉटलैंड के, जिन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया था। अब यहाँ पे फर्स्ट मिनिस्टर स्कॉटलैंड के कौन बन गए हैं? जॉन स्विनी बन गए हैं। ये स्कॉटलैंड है जो कि यूनाइटेड किंगडम का पार्ट है। आप यहाँ पर ईडनबर्ग इसकी कैपिटल देख पाएंगे। डन। चलिए अब आपकी बारी है, कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। Which startup of IIT Madras has launched first India made high performance system on chip? तो इंडिया का पहला मेड इन इंडिया माइक्रो कंट्रोलर चिप बन के तैयार हो गई है। किसने बनाई है? तो आंसर क्या हो जाएगा? माइंड ग्रुप टेक्नोलॉजीज ने बनाई है, जो कि IIT मद्रास का एक स्टार्टअप है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कर दे सही, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म वीजा हैज अपॉइंटेड हूम एज द कंट्री मैनेजर फॉर इंडिया। तो किसे इन्होंने अपना कंट्री मैनेजर बनाया है? तो मैंने आपको बताया था सुजाई रैना का नाम। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। सभी लोग ज्यादा से ज्यादा आंसर करने की कोशिश करो, मुझे भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा, रिवीजन करने में बड़ी आसानी हो जाएगी। ठीक है। एंड क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में देना ही देना है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who has been appointed as a director in Ministry of आयुष? तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने रिसेंटली अपना डायरेक्टर अपॉइंट किया है। किसे अपॉइंट किया है? आंसर हो जाएगा सुबोध कुमार को। ऑप्शन सी। चलिए अब यहां पर ना एक बीमारी फैली हुई है, जिसके कारण केरला के हेल्थ डिपार्टमेंट ने अलर्ट इशू किया है, क्योंकि केरला में 5 केसेस रजिस्टर किए गए हैं वेस्ट नाइल फीवर के। तो वेस्ट नाइल फीवर के कारण केरला में हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर की है या हेल्थ अलर्ट डिक्लेयर किया है। पूछा जा रहा है कि ये वेस्ट नाइल फीवर है, ये किसके कारण होता है? इसका पैथोजन क्या है? बैक्टीरिया के कारण, वायरस, प्रोटोजोआ या फिर फंगस? चलिए ये बताइए। ये साइंस का आपका एक बहुत शानदार सा क्वेश्चन बन गया। तो वेस्ट नाइल फीवर वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है ये फीवर? वायरस के कारण। आप देखेंगे रिसेंटली केरला हेल्थ डिपार्टमेंट ने कंफर्म किए हैं 5 केसेस वेस्ट नाइल फीवर के, कोझिकोड में, त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है। इसके लिए जो हेल्थ मिनिस्टर है केरला के, उनका नाम है बीना जॉर्ज। उन्होंने ऑर्डर दिया है कि ये जो मॉस्किटो कंट्रोल मेजर हम इंक्रीज करें, मतलब छिड़काव करें दवाइयों का, मच्छरों को मारने का काम करें, रोकथाम करने का काम करें। पहली बार केरला में वेस्ट नाइल केस 2011 में रजिस्टर किया गया था, और पहली बार केरला में इस वायरस के कारण डेथ 2022 में हुई थी। ये वायरस आया कहां से? तो ये वायरस पहली बार आइडेंटिफाई किया गया था युगांडा में इन 1937। युगांडा में 1937। अब देखिए, जब इंसानों को नहीं रोक सकते तो हम पक्षियों को भी नहीं रोक सकते, करेक्ट? तो माइग्रेटरी वर्ड्स आते हैं, तो कुछ माइग्रेटरी वर्ड्स से ये वायरस अलग अलग देशों में फैल गया। ठीक है। और फिर इंसानों तक फैलने लगा ये। डन।
चलिए, अब ये आपका क्वेश्चन बेसिकली एक स्टैटिक क्वेश्चन है जो कि करंट अफेयर्स का पार्ट है। वर्ल्ड ज्योग्राफी से हम इस क्वेश्चन को कंसीडर कर सकते हैं। पेरेनीज माउंटेन कहां पर सिचुएटेड है? ठीक है, तो पेरेनीज माउंटेन रिसेंटली इन न्यूज फॉर्म अ नेचुरल बॉर्डर बिटवीन विच टू कंट्रीज। तो किन दो देशों के बीच में बॉर्डर का काम करते हैं ये माउंटेन्स, ये आपसे पूछा है। चलिए, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में थोड़ा सा जाना पड़ेगा आपको और यूरोप तक जाना पड़ेगा। यूरोप में आपको दो देश मिलेंगे, स्पेन एंड फ्रांस। उनके बीच में एक नेचुरल बॉर्डर या बाउंड्री का काम ये जो पेरेनीज माउंटेन है ये करते हैं। मतलब ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अभी रिसेंटली न्यूज में क्यों है, पहले लोकेशन देख लें फिर हम न्यूज देखेंगे। ये यूरोप है, यूरोप में आप देखेंगे ये फ्रांस है और स्पेन है। फ्रांस और स्पेन के बीच में ये जो आपको एक नेचुरल बॉर्डर देख रही है, यही आपको पेरेनीज माउंटेन रेंज देखने को मिल जाती है। ठीक है, इतनी चीजें जो कि आइब्रिया और यूरेशिया के कोलिजन से बनी है। ठीक है, इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है उसका नाम क्या है, एंटो पीक है, जिसकी हाइट 3400 मीटर आपको हाईएस्ट पॉइंट देखने को मिलेगा। और आप देख सकते हैं फ्रांस और स्पेन के बीच में आपको ये माउंटेन देखने को मिल जाएंगे। अभी न्यूज में क्यों है, न्यूज में इसलिए है क्योंकि फ्रांस के प्रेसिडेंट ने चाइनीज प्रेसिडेंट सी जिनपिंग को बुलाया और यहाँ पर प्राइवेट टॉक की। जो पेरेनीज का एक पास है उसका नाम क्या है, टॉरमेलिट पास, और यहाँ पर इन दोनों के बीच में डिस्कशन हुआ, इसलिए आपको ये न्यूज में देखने को मिल जाएंगे। ये लगभग 500 किलोमीटर की रेंज में है जो कि मेडिटेरियन और अटलांटिक ओशियन के बीच में, ये मेडिटेरियन भूमध्य सागर, ये अटलांटिक ओशियन, इसके बीच में 500 किलोमीटर का ये जो रेंज है यही आपका पेरेनी माउंटेन आपको देखने को मिल जाएगा। डन इतनी चीजें। तो भाई साहब, जो भी स्ट्रेट, माउंटेन, ओशियंस, पासेज न्यूज में होते हैं वो डेफिनेटली एग्जाम में पूछे जाते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के पोर्शन से। तो थोड़ा सा आप इनको ध्यान में रखते हुए चलिएगा। ठीक है, एंड दिस इज क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे। ये भी आपका एक स्टैटिक क्वेश्चन है बट करंट अफेयर्स का पार्ट है, क्योंकि रिसेंटली पुलित्जर प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। तो पहले इंडियन कौन थे जिनको पुलित्जर प्राइज दिया गया था? ठीक है, 4 ऑप्शन है, सही आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। बाकी सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड जाते जाते प्लीज लिंक को शेयर करेंगे, पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन मिल सके। सो टेक केयर एंड बाय बाय।